हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पहले ब्लड की डिफिनीशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड देखेंगे, फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे। ब्लड सिनोनिम्स ऑफ ब्लड मतलब ब्लड को और क्या क्या बोलते हैं, तो फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है और बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है। और इस सेल के अंदर मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं और सेल्स होती हैं। और इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जैसे हार्ट है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वो हार्ट अटैक हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए क्योंकि बोलते हैं क्योंकि ब्लड के थ्रू ही बॉडी के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच गया तो वहाँ पर उसका डाइजेशन हुआ और ये O2 का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज हो गया। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होने के बाद इसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसको बॉडी से बाहर निकालता है ब्लड के थ्रू। ब्लड बाहर निकालता है इसको। इसलिए हम लोग की हेल्थ अच्छी होती है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। अब डिफिनीशन देखेंगे। फ्लूइड को डिफाइन किया गया है। फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ रेड कलर फ्लूइड। फ्लूइड का कलर रेड होता है, दैट सर्कुलेट और ये सर्कुलेट करता है थ्रू वेस्कुलर सिस्टम में और बॉडी के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड को ऑल बॉडी के हर एक पार्ट से बाहर निकालता है। तो यही इसमें लिखा गया, ब्लड इज डिफाइंड एज अ रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू वेस्कुलर सिस्टम carrying nutrients and oxygen to all parts of the body and waste product including carbon dioxide from all parts of the body। मतलब ब्लड को डिफाइन किया गया है, रेड कलर फ्लूइड सर्कुलेट करता है थ्रू वेस्कुलर सिस्टम और बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड में। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है कलर। कलर ब्लड का रेड कलर होता है, पर अब वो आर्टरी में होता है तो उसमें मोर ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से उसका कलर स्कारलेट रेड होता है। और वेन्स में जब ब्लड होता है तो उसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसकी वजह से उसका कलर पर्पल रेड होता है। तो भाई इसमें लिखा गया है कि जो आर्टियल ब्लड होता है वो स्कारलेट रेड होता है ड्यू टू मोर ऑक्सीजन। जो वेनस ब्लड है वो पर्पल रेड कलर का होता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज़ है पीएच। पीएच इसका 7.4 होता है जो स्लाइटली एल्कलाइन है। वॉल्यूम थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी। न्यूबॉर्न बेबी में वॉल्यूम 450 ml होता है और मेल्स में 5 लीटर होता है और फीमेल्स में 4.5 लीटर होता है। और जो मतलब एक एडल्ट में बॉडी के जो वेट होता है, एडल्ट में जो बॉडी का वेट होता है उसका 8% वॉल्यूम होता है ब्लड। मतलब जितना वेट होगा एडल्ट का उसका 8% निकालेंगे, जितना भी आएगा वो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा उसका। बॉडी वेट का 8% ब्लड वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा ब्लड सेल की होती है
स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड सेल में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट तीनों आते हैं, और ब्लड में सेल्स और प्लाज्मा दोनों आते हैं, और प्लाज्मा तो सिर्फ प्लाज्मा इसमें आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ब्लड सेल की होती है, फिर ब्लड की होती है, फिर प्लाज्मा की होती है। याद रखना, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड सेल, फिर प्लाज्मा की होती है। विस्कोसिटी, जो वाटर जितना विस्कस होता है उससे 5 गुना ज़्यादा ये मोर विस्कस होता है, 5 टाइम मोर विस्कस होता है ये देन वाटर। और ये भी किसकी वजह से, मतलब इतना ज़्यादा वाटर से विस्कस होता है? रेड ब्लड सेल की वजह से और प्लाज्मा की वजह से मोर विस्कस होता है। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्लड सेल होता है, एक मैट्रिक्स होता है। जो ब्लड सेल है उसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, और ये जो मैट्रिक्स होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये ब्लड का 45% पार्ट बनाता है, और ये ब्लड का प्लाज्मा जो है वो 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर का मतलब लाइट येलो कलर होता है। क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। ब्लड सेल बोले या फॉर्म्ड एलिमेंट बोलो तो इसमें 3 सेल्स आती हैं। एरिथ्रोसाइट हो गया, जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड कार्पसल बोलते हैं। ल्यूकोसाइट सेकंड हो गया, जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट का नंबर 4 से लेकर एवरेज ऐसे ही, जब हम लोग ऐसे एवरेज अभी देख लेते हैं, जब हम लोग एरिथ्रोसाइट, इसके बाद इसके आगे वाला लेक्चर जो होगा एरिथ्रोसाइट पर होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है, एडल्ट में, फीमेल में, मेल में कितना होता है। तो अभी नॉर्मल जो रेंज होती है बॉडी में वो 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है। ल्यूकोसाइट की जो रेंज होती है 6000 से लेकर 10,000 होती है, और थ्रोम्बोसाइट की 1.5 से 4.5 मिलियन होती हैं। ल्यूकोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट या अग्रेन्युलोसाइट। ल्यूकोसाइट को मतलब ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट में इस ऐसे डिवाइड किया गया है कि जब अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे तो जो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं उसमें हम लोग को सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, इसलिए उसको ग्रेन्युलोसाइट बोला गया है। जो अग्रेन्युलोसाइट है उसमें हम लोग तो उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेंगे, इसलिए उसको अग्रेन्युलोसाइट में रखा गया है। न्यूट्रोफिल, इसमें ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसमें भी ग्रेन्यूल्स देखेंगे, यूसिनोफिल में भी दिखेंगे, बेसोफिल में भी दिखेंगे। और अग्रेन्युलोसाइट को देखेंगे तो उसमें नहीं दिखेंगे, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। इन दोनों ये सब का अमाउंट हम लोग पढ़ेंगे कौन सबसे ज़्यादा होता है, पर इतना जान लेते हैं न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, बेसोफिल सबसे कम होता है। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट होते हैं। हमने ब्लड सेल के बारे में देख लिया, अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है। प्लाज्मा में मैक्सिमम अगर जो 55% ब्लड का बनाता है, अगर उसको 100% मान लिया जाए तो इसमें 92 से 93% वाटर होता है, और 7 to 8% क्या होता है, सॉलिड और गैसेस होती है। और सॉलिड और गैसेस में 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और गैसेस होती हैं। गैसेस में 3 गैसेस आती है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वही सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, आयरन और कॉपर। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को देखेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं। फिब्रिनोजन हो गया,
ग्लोब्यूलिन हो गया और एल्ब्यूमिन होते हैं। फिब्रिनोजन है, हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और जो ग्लोब्यूलिन है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एल्ब्यूमिन जो होते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस करने में। इसमें अमीनो एसिड भी मिलते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो हम लोग की बॉडी में नहीं बनते हैं, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो हम लोग की बॉडी में बनते हैं, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल बोला गया है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फैट्स में होते हैं ट्राइग्लिसराइड हो गया, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। एंजाइम्स जो होते हैं एमाइलेज होता है, एमाइलेज को तोड़ेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो H2O और CO2 को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और इसमें इस एंजाइम के इस रिएक्शन को ये एंजाइम बहुत फास्ट कराता है। और ये एंजाइम है RBC के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इस रिएक्शन को रेगुलेट करेगा, बहुत फास्ट कराएगा ये। लाइपेज है लिपिड को तोड़ता है, स्ट्रेस एस्टर को तोड़ता है, प्रोटीएज है प्रोटीन को तोड़ता है। नॉन प्रोटीन इन नाइट्रोजिनस सबस्टेंस, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, क्रिएटिन एंटीबॉडीज हो गया। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस देखो, प्लाज्मा का जो मैक्सिमम पार्ट था वो तो वाटर से बना था, अभी तो हम लोग सब देख चुके हैं। तो एक बार थोड़ा पूरा रिव्यू कर लें क्या क्या देखें। प्लाज्मा का मतलब मैक्सिमम पार्ट वाटर से बना होता है, मान लो 92%, और 7 to 8% जो होता है वो सॉलिड और गैसेस होती है। गैसेस में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं और नाइट्रोजन, एजोलिन। ऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ये सब होते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें मतलब ये हमेशा काम आएगी। फिब्रिनोजन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया और एल्ब्यूमिन हो गया। अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज, फैट्स में ट्राइग्लिसराइड हो गया, फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल हो गया, एमाइलेज एंजाइम्स में हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में दो बात याद रखनी है कि H2O CO2 मिलकर जो कार्बोनिक एसिड बनते हैं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसको रेगुलेट करता है। और लाइपेज, एस्ट्रेस, प्रोटीएज, नाइट्रोजिनस बेस में जो होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। क्रिएटिनिन और क्रिएटिन होते हैं और इसमें एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं। ये हो गया। अब हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिटिव फंक्शन, हम लोगों ने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो हम लोग खाना खाए उसके डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड बनता है, लिपिड बनता है एंड विटामिन्स बनते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड जो होता है इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो वो पार्टिकल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स और विटामिन्स में चेंज हो जाते हैं, फिर एब्जॉर्ब हो गए इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाते हैं जहाँ ग्रोथ, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये हो गया न्यूट्रिटिव फंक्शन। मतलब न्यूट्रिटिव फंक्शन में यही है कि जो हम लोग वो फूड खाएं उसका डाइजेशन हो गया इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन्स में। तो वो ब्लड के वो GIT के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाते हैं, और वहाँ जहाँ बॉडी के हर एक पार्ट में ज़रूरत होती है वहाँ पर ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज का और सब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑक्सीजन जो होती है
इंस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में आ गई, लंग्स से एल्विलाई के अंदर एंटर कर गई। अब एल्विलाई में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया और जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू एल्विलाई से ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगी। ब्लड कैपिलरीज से वो टिश्यू तक पहुंच जाएंगी। टिश्यू तक जाएंगी तो ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज़्यादा है और टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, तो ऐसा होगा कि कैपिलरीज से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर एंटर कर जाएगी। एंटर होने के बाद टिश्यू के अंदर तो फिर वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज़्यादा है और ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से निकल कर ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज इसको लंग्स तक लेकर जाएंगी। लंग्स तक लेकर जाएंगे। अब लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्विलाई ब्लड कैपिलरीज से एल्विलाई में चली जाएंगी। फिर एल्विलाई में जाने के बाद वो एक्सप्रेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में, तो वही इसमें लिखा गया ऑक्सीजन टेकन इन लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती हैं, लंग्स के एल्विलाई में फिर एंटर करती हैं। फिर ब्लड कैरीज करता है ऑक्सीजन को, फिर वहाँ से एल्विलाई से ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो लंग्स से टिश्यू तक जाती हैं। टिश्यू में अब टिश्यू के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू एंटर कर गई, वहाँ यूज़ होता है ऑक्सीजन का, रिलीज़ होती है CO2, रिलीज़ कर देती है CO2। फिर CO2 टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। फिर ब्लड कैपिलरीज उसको CO2 को टिश्यू टू लंग्स में लेकर जाती हैं। फिर वहाँ पर CO2 रिमूव हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई टिश्यू में, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट की सप्लाई की और ऑक्सीजन की सप्लाई की, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बॉडी में। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया हो गया, CO2 हो गया, तो ये बॉडी में अगर कलेक्ट होंगे तो हम लोग के लिए हार्म होगा। तो इसलिए जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये जो ब्लड होता है उसको और बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास लेकर जाता है, जिसमें स्किन आते हैं, किडनी आती है, लीवर आता है, लंग्स आते हैं। फिर वहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब इसका फोर्थ फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। हार्मोन का फॉर्मेशन एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है। इसमें जैसे हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, इसके लिए कोई भी डक्ट नहीं होती है जो हार्मोन को इसके टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाए, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं और ये जो अपने फॉर्मेशन करता है हार्मोन को, ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है, तो ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करके इसके टारगेट ऑर्गन है फिर टिश्यू के पास लेकर जाता है और ये बॉडी के हर एक फंक्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अगर हम लोग की बॉडी में H+ ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको एसिडोसिस बोलते हैं। अगर OH- ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको एल्कलोसिस बोलते हैं।
तो ये जो एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन होता है वो बहुत टाइप से होता है, तो हम लोग बस यहाँ पे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम से देखेंगे। और एक एसिड बेस बैलेंस चैप्टर होता है तो उसमें आएगा, तो हम लोग उसके बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे। अभी ब्लड के फंक्शन देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें। एसिडोसिस वो है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से हाइड्रोजन आयन H+ जो है हाइड्रोजन आयन वो ज़्यादा हो गया, तो जो ये HCO3- जो होता है वो H+ को लेकर H2CO3 बना लेता है। H2CO3 वो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होता है। फिर ये टूट जाएगा H2O CO2 और CO2 लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और बॉडी में अगर OH- ज़्यादा हो गया तो इसको एल्कलोसिस बोलते हैं। तो H2CO3- जो है OH- को लेकर CO3- बना दे H2O न्यूट्रल, तो इसको OH- जो बेस था उसको न्यूट्रल कर देगा, जिससे बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगा, एसिड बेस बैलेंस। अब देखेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम लोग की सेल है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई और मसल एक्टिविटीज़, दो ही के थ्रू हम लोग के बॉडी में हीट का फॉर्मेशन होता है। जब हीट का फॉर्मेशन बॉडी में होता है तो जो हीट होती है दो के थ्रू होता है, तो जो हीट हम लोग की बॉडी में फॉर्म हुई है उसको जो ब्लड होता है, ब्लड का जो मेनली प्लाज्मा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हम लोग का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। अगर मान लो कभी हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जो स्किन की होती ब्लड वेसल वो डायलेट कर जाती हैं, तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा स्किन तक पहुंचता है और वहाँ से हीट को बाहर निकालता है बॉडी से, तो इससे बॉडी कूल डाउन हो जाती है, इससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। और अगर कभी हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिससे ब्लड ज़्यादा से कम स्किन तक पहुंचता है और वहाँ से कम हीट का लॉस होता है, इससे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती हैं। यही इसमें लिखा है कि सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है, ये मसल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं उसमें उसको मसल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो हीट जनरेट होती है, फिर हीट जो होती है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हम लोग को नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हमेशा। और मान लो कभी व्हेन बॉडी इज़ हॉट, मतलब बॉडी गर्म, जो ब्लड वेसल्स हैं वैसे डायलेट कर जाएंगी और ज़्यादा ब्लड स्किन सरफेस तक पहुंचेगा, वहाँ से हीट लॉस होगा और बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। इसका वही है कि अगर कभी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो ब्लड वेसल जो होती हैं वैसोडाइलेशन की जगह कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी और ब्लड स्किन तक सरफेस तक कम पहुंचेगा और हीट लॉस कम होगा और बॉडी गर्म हो जाएगी। स्टोरेज फंक्शन में है ग्लूकोज, ब्लड में ये सब स्टोर होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन। साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में स्टोर होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो होते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस करती हैं, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन के लिए। डिफेंसिव फंक्शन में जो टी और बी लिम्फोसाइट होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट में, जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उसको इनएक्टिव कर देते हैं या फिर मार डालते हैं उसको। ये माइक्रोफेजेज होते हैं जो
फॉरेन पार्टिकल हो तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल इसको अंजाम देते हैं और वो मोनोसाइट। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आने वाला लेक्चर भी आप लोग देखिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।